बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। कल बच्चों हमने मियोसिस स्टार्ट किया था। आपके चैप्टर 1 का लास्ट एसएलओ हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि जो मियोसिस का प्रोसेस है ये माइटोसिस से कई तरह से यूनिक है। हमेशा आपको डिप्लॉयड सेल में मिलेगा। दो स्टेजेस होंगी, इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज 1 है, मियोसिस 1 है, जिसे आप रिडक्शन डिवीजन भी कहते हो। यानी इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद को हम हाफ करते हैं। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है जो आपको माइटोसिस में नहीं मिलता। दूसरा इंपॉर्टेंट फिनोमिना हमने पढ़ा क्रॉसिंग ओवर का, जिसे आज हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ सेगमेंट्स चेंज करते हैं। फिर हमने देखा कि ये बॉडी के हर सेल में भी नहीं हो रहा, सिर्फ जो बॉडी के वो सेल्स रिप्रोडक्शन जो करवाते हैं जिन्हें आप गैमीट्स बोलते हो, वहीं पे आपको मियोसिस मिलती है। अब जो मियोसिस 1 है, जब आप विद इन मियोसिस देखते हो तो आपको पता लगता है कि ये मियोसिस 2 से डिफरेंट है, क्योंकि यहां पे क्रोमोसोम्स हाफ हो रहे हैं। और जो मियोसिस 1 है इसमें भी स्पेशली जो इसका फर्स्ट फेस है, प्रोफेस 1, ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जबकि माइटोसिस में हमने कहा था वहां एनाफेज ज्यादा सिग्निफिकेंस है। यहां प्रोफेस 1 क्यों सिग्निफिकेंस है देख लेते हैं अभी। उसकी वजह क्या है कि यही वो फेस है जहां पे आके क्रोमोसोम्स जो हैं उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगी, और यही क्रॉसिंग ओवर फिर आपके पास आगे न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाएगी, जिसकी वजह से आप देखते हो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे से मुख्तलिफ है। इवन हम अपने पेरेंट्स से भी मुख्तलिफ हैं। क्यों? क्योंकि जब मियोसिस हुई थी तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर ने जेनेटिक वेरिएशन ले आया था। अब प्रोफेस 1 के आगे फर्दर सब फेसेस हैं, जिसकी वजह से इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। इनमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पैकेटीन है। तो अगर मैं कहूं कि पैकेटीन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस है मियोसिस का, तो गलत नहीं है। और अगर मैं एक स्टेप ऊपर आ जाऊं तो मैं कहूंगा प्रोफेस 1 पूरी मियोसिस का सबसे सिग्निफिकेंट फेस है। और मैं एक स्टेप और ऊपर आऊं तो मैं कहूंगा असल में पूरी मियोसिस में मियोसिस 1 सिग्निफिकेंट है। तो बेस यहां से बनती है। दो हमने पहली स्टेजेस कवर कर ली। लेप्टोटीन सिंपल है कि आपके पास अभी प्रोफेस स्टार्ट हुआ है, मतलब क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे हैं। आपको वो पहले जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमेटिन मटेरियल था नजर नहीं आ रहा था, अब आपको क्रोमोसोम की शक्ल में ये विजिबल होना शुरू हो गया। और हमने देखा है कि हर क्रोमोसोम के पास सिस्टर क्रोमेटिड है। क्यों? क्योंकि वो इंटरफेस में एस फेस से गुजर चुका है। पूरी मियोसिस का जो फर्स्ट यूनिक इंसिडेंट है जो इसे माइटोसिस से डिफ्रेंशिएट करता है, वो आपके पास जाइगोटीन में होता है। और वो ये था कि हमने देखा था मियोसिस में एक एक क्रोमोसोम नहीं है, पेयर्स की शक्ल में जो सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे के सामने आके अरेंज होते हैं। उन क्रोमोसोम को हम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। अब होगा ये, चूंकि हमने आगे इन क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में अरेंज करना है, तो यहां आप देखोगे कि इनकी आपस में पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी। और पेयरिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे हमने क्रॉसिंग ओवर भी करवानी है। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ये बाकायदा फिजिकली आके एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू होंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस, जो कि प्रोफेस 1 और मियोसिस 1 को यूनिक कर रही है। जब ये जुड़ गए तो आपके पास दो क्रोमोसोम हो गए, तो हमने कहा बाइवेलेंट है। और ओवरऑल 4 क्रोमेटिड्स हो गए, तो हमने कहा ये टेट्राड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ओवरऑल इस स्ट्रक्चर में 4 क्रोमेटिड्स हैं और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब आते हैं हम पैकेटीन पे। पैकेटीन जो है, एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि प्रोफेस सारा जो है ना, इसमें क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे होते हैं, थिक हो रहे होते हैं, ज्यादा बेहतर विजिबल हो रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस आपको प्रोफेस 1 की हर स्टेज में मिलेगा। वो जो प्रोसेस आपके पास लेप्टोटीन में स्टार्ट हुआ है ना, ये आप देखोगे आगे तक चलता रहेगा। तो ये आपने वैसे ही क्लियर रखना है कि सारे प्रोसेस में कंडेंसेशन कंटिन्यू रहेगी, चाहे मैं उसको रिपीट कर रहा हूं या नहीं कर रहा। आगे हम देख रहे हैं कि आपके पास पूरी मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना पैकेटीन में हो रहा है, विच इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है कि ये जो अब आपके पास साइनेप्सिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बना है, ये एक दूसरे के पास आएंगे और इस तरह आप देखोगे ये एक दूसरे के साथ अपने सेगमेंट्स जो हैं वो
रैप करेंगे। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है उनका, जहां पे आए उन्होंने अपने सेगमेंट्स को रैप कर लिया। ये पॉइंट जहां पे ये सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ रैप हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्यासमेटा। क्यासमेटा वो पॉइंट होता है जहां पे ये क्रोमोसोम के सेगमेंट्स जो रैप किए हैं ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। अभी हम इसको देखेंगे भी। ठीक, और यहां पे जो चीज आपने इंपॉर्टेंट हाईलाइट करनी है वो ये कि ये दो क्रोमोसोम्स के दरमियान में हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उन दो क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं जिनमें एक्सचेंज हो रहा है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ऐसे ही है कि आपके पास पर्पल वाला और है, ऑरेंज वाला और है। इसके अब जो आपके पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, ये वो स्ट्रक्चर है जहां पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करने जा रहे हैं। होगा क्या? इसकी वजह से होगा ये कि आपके पास नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं जेनेटिक मटेरियल के, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वैरायटी लेकर आते हैं। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी यहां पे डायग्राम दिखा देता हूं, बल्कि हम पीछे चलते हैं, हम 8th क्लास वाली जो डायग्राम है उसी को अंडरस्टैंड करते हैं, जो इस चीज को बड़ा अच्छे से एलैबोरेट करती है। यहां पे अगर आप देखो, आपके पास असल में दो तरह के पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं। ये देख रहे हो, एक आपके पास ब्लू कलर में दिखाया है, एक रेड में। लेकिन जब आप यहां आते हो, जब आपके पास 4 गैमीट्स बनते हैं, तो आप देखो इन 4 गैमीट्स में असल में 4 तरह के क्रोमोसोम्स हैं। 2 क्रोमोसोम्स तो वही हैं जैसे आपको पेरेंट्स से मिले, लेकिन 2 क्रोमोसोम्स आपके पास ऐसे आ गए हैं जो नए हैं। और वो नए इसलिए हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से इन्होंने सेगमेंट्स चेंज कर लिए। सेगमेंट्स चेंज करने का मतलब है कि इस क्रोमोसोम में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो चेंज हो गए। हमें पता है कि क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल या डीएनए असल में क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ सेगमेंट चेंज कर रहे हैं और उसकी वजह से जो नया आपके पास क्रोमोसोम बन रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नया बन रहा है, और वही चीज हर इंडिविजुअल को दूसरे से अलग बना रही है। और ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी आ रही है, ये आपके पास क्रॉसिंग ओवर की वजह से आ रही है। और जो आपके पास सेगमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं, ये हर दफा डिफरेंट हो सकते हैं। तो जितनी दफा आपके पास मेयोसिस होगी, उतनी दफा आप देखोगे आपके पास डिफरेंट सेगमेंट्स एक्सचेंज होंगे, जिसकी वजह से डिफरेंट वैरायटी आएगी। ठीक है, और एक और फिनोमिना हम आगे देखेंगे। पहले तो क्रॉसिंग ओवर हुई है, फिर आगे एक फिनोमिना हम देखेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मजीद जेनेटिक डाइवर्सिटी लाएगा। तो ये दो फिनोमिना जो हैं, ये मेयोसिस को यूनिक कर देते हैं। आगे आपके पास आया डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में हमने देखा है कि अभी तक ये क्रोमोसोम जो आपस में पेयर्ड अप हुए, और पेयर बनने की वजह से हमने देखा कि ये जो क्यासमेटा पॉइंट है, यहां पे उनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सेगमेंट हो गया। अब ये जो पेयर स्ट्रक्चर है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होगा। ठीक है, पहले 2-3 फेज में क्या हुआ था, इनकी पेयरिंग स्ट्रॉन्ग हुई थी। साइनेप्सिस के दौरान जो ये जुड़ रहे थे, इनमें ज्यादा हिस्सा था जो आपस में जुड़ना शुरू हो गया था। लेकिन अब आपके पास डिप्लोटीन में आके क्या होगा, अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होंगे। कंप्लीट सेपरेशन नहीं होगी, लेकिन सेपरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जैसे यहां पे भी दिखाया गया। लेकिन सेपरेशन के बावजूद आप देखोगे कंप्लीट सेपरेशन नहीं होती, किसी ना किसी एक पॉइंट से ये पेयर अभी भी कनेक्टेड रहता है। और वो पॉइंट मोस्टली आप देखते हो क्यासमेटा पॉइंट होता है, यानी कि जहां आपके पास एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट है, वहां से क्रोमोसोम बहरहाल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही रहते हैं, अदरवाइज तो वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ठीक है, और ये प्रोसेस आपके पास कब तक है? जब तक मियोसिस की अगली स्टेजेस नहीं आ जाती, तब तक आप देखते हो कि ये होमोलोगस पेयर इसी तरह अटैच रहते हैं। ठीक है, यहां पे भी इसी तरह ही है। पिछली ही डायग्राम आएगी, टेक्निकली इस डायग्राम में ये फॉल्ट है कि अभी भी हमने दिखाया कि क्रोमोसोम सेपरेट हो गए।
पिछली डायग्राम ही यहां पे कंटिन्यू करेगी कि आपके पास क्रोमोसोम अभी भी इसी तरह डायकाइनेसिस में भी कनेक्टेड रहेंगे। फाइनल स्टेज है जी प्रोफेस 1 की। जो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था प्रोफेस 1 के शुरू में, वो अब आपके पास कंप्लीट हो चुका है। मैक्सिमम कंडेंसेशन हो गई है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो चुका है। क्रोमोसोम एक पॉइंट पे आपके पास अटैच नजर आ रहे हैं पेयर की शक्ल में। अब आप देखते हो कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसकी डिसइंटीग्रेशन होना शुरू होती है। अब ये आप देखोगे लास्ट स्टेज में आके इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी। ठीक है, ये देखो जैसे यहां पे सेगमेंट्स को अलग अलग दिखाया हुआ है। क्रोमोसोम हमें विजिबल होंगे। अब चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रही है तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस खत्म हो रहा है। न्यूक्लियस खत्म होने का मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये अब डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के साथ इन कांटेक्ट होना शुरू हो गया है। और जब ये साइटोप्लाज्म के साथ इन कांटेक्ट होना शुरू हुआ है तो बाहर एक चीज मौजूद है जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। और इस सेंट्रियोल से फाइबर्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हुई तो ये जो आपके पास स्पिंडल फाइबर्स हैं ये जाके अब क्रोमोसोम्स के साथ कनेक्ट होना शुरू होंगे। इनको अब वो जगह मिल गई है, जो बीच की दीवार थी वो खत्म होना शुरू हो गई है। तो ये क्रोमोसोम्स के साथ फाइनली अटैच होंगे ताकि आगे जाके हम इन क्रोमोसोम्स को सेपरेट करवा सकें। और लास्ट में आप देखोगे न्यूक्लियस का वो जो थिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलाई, ये भी डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये आपके पास कंप्लीट प्रोफेस 1 है। अब डायग्राम से अगर हम देखें तो आपके पास साइनेप्सिस हो रही है। रिमेंबर, अब ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंप्लीटली अटैच नहीं है, लेकिन ये पेयरिंग प्रोसेस आप देखो आगे थर्ड स्टेज में कंटिन्यू है और आपके पास ज्यादा हिस्सा क्रोमोसोम का एक दूसरे के साथ लिंक होना शुरू हो रहा है। और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है क्लासमेटा पॉइंट पे। ये जो पेयरिंग यहां पे हुई है ना मैक्सिमम, अगले फेज में आप दोबारा देखो ये कम होना शुरू हो गई है। ये वो पॉइंट है जो भी मैंने बताया। और फाइनली आप देख रहे हो यहां पे सिर्फ क्लासमेटा पॉइंट पे क्रोमोसोम्स अटैच रहेंगे, बाकी इनकी सेपरेशन हो जाएगी। आगे मैंने आपको वीडियो दी हुई है। इस सारे फिनोमेना को जब आप अच्छे से समझ चुके हो, आप वीडियो देखोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट क्यूआर कोड में वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को पॉज करें और स्लाइड में मौजूद आपके पास ये जो वीडियो है इसको देखो। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपने देख ली होगी। क्रॉसिंग ओवर कैसे हुई है, साइनेप्सिस कैसे हो रही है, ये चीजें आपने बड़े अच्छे से पढ़ ली है। आगे अब चीजें आसान है। बेसिक चीज वही है जो हम माइटोसिस में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम अलाइन हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, दोबारा से आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ रही है, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं और फाइनली साइटोकाइनेसिस हो जाती है। अभी हम पढ़ के आए। एक नई चीज आएगी जिसको मैं अभी थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करूंगा, लेकिन वो चीज वहां पे इसलिए नहीं थी कि वहां एक एक क्रोमोसोम था माइटोसिस के केस में। यहां पे हमने कहा पेयर है। तो यहां फिर आपके पास एक नया फिनोमेना आने जा रहा है, वो क्या है उसे देखते हैं। अब होना यह है कि मेटाफेज 1 के अंदर ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं जो अभी भी एक दूसरे के साथ अटैच हैं, इन्हें सेल के सेंटर में अरेंज किया जाएगा। और सेल के सेंटर में जब आप अरेंज करते हो तो ये जो आपके पास एक लुक आती है जिसमें सेल सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, हम इसे कहते हैं ये मेटाफेज प्लेट बन रही है। ठीक हो गया, जिसे हम सेल की इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं। ये 2 नाम है इसके। अब हर होमोलोगस पेयर जो है ये साइड बाय साइड पड़ा हुआ है, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ पड़े हुए हैं, ठीक। और इनमें से एक जो है वो मैटरनल होता है, मैटरनल साइड से आया होता है, और दूसरा पैटर्नल साइड से। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना आपसे यहां पे ये चाह रहे हैं कि ये जो 2 क्रोमोसोम आपको पेयर में साइड बाय साइड मिल रहे हैं ना, इनमें से एक मदर साइड से आपको आया है और दूसरा फादर साइड से आया है। इसकी सिग्निफिकेंस है, इस चीज को इसलिए बताया जा रहा है। ये जो क्रोमोसोम्स यहां पे अरेंज हुए हैं इनकी ओरिएंटेशन आई है, ये 23rd पेयर्स की फॉर्म में है। कहते हैं ये जो इनकी ओरिएंटेशन है ना, ये मेटाफेज प्लेट पे रैंडम होती है।
इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है जेनेटिक वेरिएशन लाने में। लेट्स से हम अपनी आसानी के लिए कहते हैं कि ये जो ऑरेंज वाले हैं ना, ये मदर साइड से आए हैं जी बच्चे को, और जो आपके पास पर्पल वाले हैं ये फादर साइड के क्रोमोसोम है। अब ये जो दो क्रोमोसोम साइड बाय साइड पड़े हैं, इनकी ये जो ओरिएंटेशन है ये रैंडम होती है। जरूरी नहीं होता कि सभी एक साइड पे आपके पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो मदर साइड के ही हो। अब अगर ये आपके पास एक क्रोमोसोम मदर साइड से एक जगह पे है तो उसके नीचे जो पेयर अरेंज होगा उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास वो पेयर में भी मदर साइड का क्रोमोसोम उसी जगह पे होना चाहिए, ऐसा हरगिज नहीं है। तो आप लोग देखो नीचे डायग्राम में कि आपके पास ऊपर मदर साइड वाला क्रोमोसोम है तो नीचे आपके पास फादर साइड वाला क्रोमोसोम आके अरेंज हो गए। इसे बच्चों हम कहते हैं रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे क्रोमोसोम एक्सचेंज होने से, सेगमेंट एक्सचेंज होने से क्रॉसिंग ओवर के दौरान वेरिएशन आती है, बिल्कुल ऐसे ही रैंडम असॉर्टमेंट की वजह से भी वेरिएशन आती है कि कोई पता नहीं कि बनने वाले जो गैमीट्स हैं उनमें कितने जो हैं वो मदर साइड वाले क्रोमोसोम चले गए और कितने फादर साइड वाले चले गए। इनकी रेशियो वेरी करेगी हर दफा, जिसकी वजह से आप देखोगे जेनेटिक वेरिएशन आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स जो है ये आपके पास फाइनली क्रोमोसोम के सेंटर में सेंट्रोमेयर पे अटैच हो रहे हैं। लेकिन जो चीज आपने माइटोसिस से यहां अंडरस्टैंड करनी है ना, फर्क वो ये है, गौर से देखो, इसको रिमूव करें। आपके पास ये जो पेयर है, इस पेयर में रहने दें, इस पेयर में अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, ठीक है, मैं अपनी आसानी के लिए दोनों को अलग अलग करके दिखा रहा हूं कि जैसे ये एक दूसरे से डिस्टेंस पे बढ़े हैं। आपके पास जब स्पिंडल फाइबर्स इस पेयर के साथ अटैच हो रहे हैं तो जरा देखो, एक क्रोमोसोम के साथ सिर्फ एक ही स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो रहे हैं। जो पेयर है उसके एक क्रोमोसोम को एक साइड से और दूसरे क्रोमोसोम को दूसरी साइड से स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है। अब जरा खुद को रिमाइंड करवाओ, माइटोसिस में क्या हुआ था? वहां क्रोमोसोम इस तरह पेयर में नहीं अरेंज हुए थे, तो वहां फिर हम देख रहे थे हर एक क्रोमोसोम को दो स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते थे, और उसका नतीजा ये होता था कि जब आपके पास माइटोसिस के एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट होते थे तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते थे। यहां क्या होगा खुद देखो, मेटाफेज प्लेट के दौरान पेयर के एक क्रोमोसोम को सिर्फ एक स्पिंडल फाइबर अटैच है और वो आके सेंटर में अरेंज हो गए। यही चीज आपको यहां वीडियो में दिखाई गई है। क्यूआर कोड वाले बच्चे इस वीडियो को पॉज करें और स्लाइड में मौजूद वीडियो को देखें और आपको यहां पे अंडरस्टैंड होगा कि किस तरह आपके पास रैंडम असॉर्टमेंट होती है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने एक दूसरे के साथ सेपरेट होना है, और सेपरेट इसलिए होंगे कि इनके साथ जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच है ना, उनमें मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स ने अब कंट्रैक्ट करना है अपने अपने पोल्स की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे। जरा ये देखो, ये देखो, क्योंकि एक पेयर को एक एक साइड से सिर्फ एक स्पिंडल फाइबर अटैच था, अब जब ये स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट किए हैं तो इसने क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स भी अलग किए, इसने पेयर के दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग कर दिए। टोटल 23 पेयर्स थे जिनमें 46 क्रोमोसोम अरेंज थे। तो जब आपके पास एनाफेज के दौरान की सेपरेशन हुई तो हाफ क्रोमोसोम एक तरफ चले गए सेल के और दूसरे क्रोमोसोम सेल की दूसरी साइड पे चले जाते हैं। ये असल में एनाफेज 1 है, जहां पे आपके पास क्रोमोसोम्स की तादाद
हाफ कर दी जाती है, आधे एक साइड पे आधे दूसरे साइड पे। इसलिए हम कहते हैं कि एनाफेस 1 में और माइटोसिस के एनाफेस में बहुत बुनियादी फर्क है। वहां हमारे पास एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो रहे थे, यहां आपके पास पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स ही अलग हो रहे हैं। अब जरा हम थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि मैंने इसमें जो जेनेटिक वेरिएशन आ रही है ना, इस कंसेप्ट को बड़ा अच्छे से हाईलाइट किया है स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। रिडक्शन होगी, क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि यही वो स्टेप है जहां पे क्रोमोसोम्स की तादाद को हाफ किया जाना है। इस चीज को इंश्योर किया जाना है कि जो गैमीट्स बने वो 23 क्रोमोसोम वाले बने, ताकि जब वो गैमीट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाए और उस जाइगोट से एक इंडिविजुअल बने तो उसमें दोबारा से 46 क्रोमोसोम आ जाए। अगर यहां प्रॉब्लम हुई ना, तो इसका मतलब यह है कि जो गैमीट है वो एबनॉर्मल है, और अगर उस गैमीट ने फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाया और उस जाइगोट से इंडिविजुअल बना, तो वो इंडिविजुअल भी एबनॉर्मल होगा। तो ये जो 23 क्रोमोसोम्स हो रहे हैं वो स्टेज पे हो रहे हैं, और सेपरेट क्या चीज हो रही है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं अलग हो रहे। और कहता है कि आपके पास वो जो मेटाफेस 1 में रैंडम ओरिएंटेशन हुई है, जिसे आपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा था, ये भी डॉटर सेल को यूनिक बना देती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो नया गैमीट सेल बन रहा है इसमें कितने मैटरनल साइड वाले क्रोमोसोम आ रहे हैं और कितने पैटर्नल साइड वाले आ रहे हैं। हर दफा जब जब मियोसिस होगी इनकी रेशो वेरी करेगी, और साथ क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है। इसी वजह से आप देख रहे हो कि हर इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट नजर आ रहा है हमें। ये सारी बातें मैंने आपको यहां एलैबोरेट की हैं, ठीक है। मियोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहां अरेंज होते हैं, सेपरेट होते हैं, एनाफेस 2 के अंदर, एनाफेस 1 में नहीं होते। वीडियो को पॉज करो, इस वीडियो को देखो, सारी चीजें विजुलाइज करो। मैं उम्मीद करता हूं आपको एनाफेस के जो फिनोमेना है ये बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। लास्ट में हमारे पास मियोसिस 1 की लास्ट स्टेज है जी, टीलोफेज 1। अब बात वही है कि प्रोफेज 1 में जो चेंजेस आ रही हैं, आपने वही उसको याद रखते हुए उसके ऑपोजिट करते जाना है। बेसिकली उसका ऑपोजिट हो रहा है, क्योंकि अब आपके पास मियोसिस एंड होने जा रही है, दो नए न्यूक्लियस बनने हैं। तो यहां फिर क्या होगा कि क्रोमोसोम फाइनली सेल की ऑपोजिट एंड्स पे आ जाएंगे और आके डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, ताकि दोबारा से लूज हो और क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल में डिसअपीयर होना शुरू हो, ठीक है। ये जो आपके पास क्रोमोसोम ऑपोजिट एंड पे आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, और स्पिंडल फाइबर्स इसलिए कंट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमें मालूम है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कंट्रैक्ट कर रही हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनेगी और फाइनली उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी बनेगा। और आप लोग कहोगे कि जो एक सेल है इसके अंदर दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। जब सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन चुके हैं तभी यह चीज मुमकिन होगी कि फाइनली साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करे और आपके पास एक सेल के दो सेल बन जाए। अब टीलोफेज 1 जो है इसके बाद क्या आ रहा है, साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में हमने पढ़ा, यहां इसको हम जल्दी ओवरव्यू करते हैं। साइटोकाइनेसिस में क्या था, अगर थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवाऊं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स थी जो सेल मेम्ब्रेन को सिग्नल देती है कि भी वो सेंटर से अब दबना शुरू हो, अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो, जिसे हमने क्लीवेज फरो का कहा था फिनोमेना, याद है। वो फिनोमेना जो है वो अल्टीमेटली एक सेल को दो सेल में डिवाइड करता है, लेकिन ये कहां हो रहा था, एनिमल सेल में। हमने देखा था प्लांट सेल में ये फिनोमेना नहीं हो रहा था, और वहां बड़े अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया था कि वजह क्या थी। प्लांट सेल के बाहर एक रिजिड सेल वॉल होती है, वो जो रिजिड सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन को अंदर पिंच करके सेल को एक से दो में डिवाइड करने से रोकती है। तो वहां फिर क्या था, अगर याद हो मैंने कहा था कि वहां पे फ्रेगमोप्लास्ट का एक फ्रेमवर्क होता है जो गोल्जी वेसिकल्स को सेल के सेंटर में आके अरेंज करते हैं, और जब वो गोल्जी वेसिकल सेल के सेंटर में आके अरेंज होती है तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बन रहा था, सेल प्लेट। यही वो स्ट्रक्चर है जो फ्यूचर में नए सेल्स की सेल वॉल बनाता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है, और आपके पास फाइनली एक सेल को दो सेल में डिवाइड कर देता है। ये माइटोसिस वाले में इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मौजूद है। फाइनली वीडियो स्टॉप करो
और लास्ट स्टेज टीलोफेज को भी ऑब्जर्व करो। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। क्योंकि आपके पास मियोसिस में ओवरऑल 2 डिवीजन होती हैं और हमने पहली डिवीजन पढ़ी है जो कि इंपॉर्टेंट डिवीजन है। इसके बाद आपके पास वो जो 2 नए सेल्स बने हैं ना, ये हर 2 जो नए सेल हैं इनमें अब मियोसिस 2 होगी। हर सेल फर्दर डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, तभी हम कहते हैं कि ओवरऑल मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं, यानी 4 गैमीट्स बनते हैं। बेसिक्स इसकी सिंपल है, वही चीज है जैसे माइटोसिस में आपने पढ़ा है। 1 बाय 1 आप देखोगे ऐसा ही होगा। हेप्लॉइड सेल है पेरेंटल सेल, तो जो इससे आगे फर्दर डिवीजन के बाद सेल बनेंगे वो भी हेप्लॉइड होंगे। उसी तरह आपके पास प्रोफेस, एनाफेस, ठीक है, पहले मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस होगा और फाइनली हमारे पास साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, यहां अब मजीद डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होनी। वो रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस में ही हुई थी कि जहां आपके पास इस तरह से होमोलोगस पेयर थे और फाइनली हमने देखा था कि एस फेस में इंटरफेस 1 के इनकी कॉपीज बन गई थी। अब मजीद हमें जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो मियोसिस 1 हुई है और आपके पास 2 सेल बने हैं, इनके पास जो क्रोमोसोम्स हैं ये तो ऑलरेडी सिस्टर क्रोमेटिड रखते हैं, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम अब इंटरफेस 2 में भी इनकी रेप्लिकेशन कराएं, वो तो कोई और चीज बन जाएगी। तो हम यहां किसी किस्म की रेप्लिकेशन नहीं कराने जा रहे, वही सब फेसेस हैं। सिंपली वैसे ही होगा जैसे आप देखते हो माइटोसिस के अंदर हो रहा है। सेल ग्रो करेगा शुरू में G1 फेस में, अपने लिए प्रोटीन बनाएगा एस फेस में, एस फेस एब्सेंट है, G2 फेस में फाइनली वो मियोसिस 2 के लिए तैयार होके डिवाइड करेगा। इंपॉर्टेंस क्या है कि आपके पास मियोसिस 2 हमेशा हेप्लॉइड सेल में ही होगी, क्योंकि जो डिप्लॉइड सेल है वो मियोसिस 1 की वजह से हेप्लॉइड बन चुका है। 4 फेसेस हैं, नाम हम सिर्फ आगे रोमन स्टाइल में 2 लगा के उन्हें डिफरेंशिएट कर देते हैं। यही सारी चीजें। अब वो जो आप प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस में देखते हो, मैंने इसको समराइज कर दिया है, जरूरत नहीं है कि हम बार बार वही चीज रिपीट करें। ये देखो क्रोमोसोम कंडेंस कर रहे हैं, यानी कि मैं बता रहा हूं प्रोफेस 2 की बात कर रहा हूं। प्रोफेस 2 में ये होगा क्योंकि आपके पास मियोसिस 1 के एंड पे हमने देखा था टीलोफेस 1 में क्रोमोसोम डी कंडेंस होना शुरू हो गए थे, तो यहां दोबारा कंडेंस होंगे, माइटोटिक ऑपरेटस बनेगा। फाइनली आप देखोगे क्रोमोसोम सेल के सेंटर में आके अरेंज होंगे, यानी आप मेटाफेस 2 की बात कर रहे हो। फिर आप देखोगे कि वो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो बच गए थे पिछली दफा, अब इन्होंने सेपरेट होने। अब जब आपके स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ये फाइनली सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करेंगे और हम इस स्टेज को एनाफेस 2 बोलते हैं। और अल्टीमेटली आपके पास 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे और फाइनली हर सेल डिवाइड करेगा तो आपके पास 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। और हर एक के अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ होगी। ये लो जी, समराइज कर दिया आपको। अगर इसे जूम करके देखो, प्रोफेस, अब 2 सेल बने थे ना प्रोफेस 1 के एंड में, तो अब मैं दोनों सेल्स को इकट्ठा दिखा रहा हूं, ठीक है। एक को लेबल कर देते हैं, दूसरा आप खुद ही समझ लोगे। जो काम ऊपर हो रहा है वही काम नीचे जो दूसरा सेल है उसके साथ हो रहा है। मेटाफेस हो गया जहां सेंटर में आके अरेंज हुए हैं, एनाफेस, फाइनली टीलोफेस 2 जहां पे एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। 2 सेल्स डिवाइड करेंगे, 4 गैमीट्स बना देंगे। एनिमेशन को देखो, वीडियो को स्टॉप करो, यही चीजें यहां मौजूद है। चलिए जी एंड करते हैं जी। एंड पे मैंने बुक में ये इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ चीजें सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड कर दी हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। क्या सिग्निफिकेंस है जेनेटिक वेरिएशन, ये जो आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशन देखते हो, ये असल में मियोसिस करवाती है। कैसे? क्रॉसिंग ओवर से और रैंडम असॉर्टमेंट से। क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करती है, बार बार कहता आ रहा हूं, इस चीज को श्योर करती है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे क्रोमोसोम हमेशा 46 रहने चाहिए, इससे कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। देखो कैसे करती है। अगर आपके पास जो सेल मियोसिस में जा रहा है इसमें क्रोमोसोम हाफ ना हो और मियोसिस 1 के बाद जो 2 सेल बने उनमें भी 46 क्रोमोसोम हो, तो अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल बनेगा उसमें 92 क्रोमोसोम होंगे और वो एबनॉर्मल होगा।
हम ये नहीं चाहते। फिर क्या होते हैं कि आपके पास मियोसिस 1 के नतीजे में जो 2 सेल बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ कर दी जाती है। तब जाके आप देखते हो जब ये 2 गैमीट्स मिलते हैं तो फाइनली ये एक हेल्दी डिप्लॉयड इंडिविजुअल बनाते हैं। तो क्रोमोसोम्स की तादाद को मेंटेन रखना ये भी इसकी सिग्निफिकेंस है। एवोल्यूशन इसी चीज का तो नाम है कि जेनेटिक वेरिएशन की वजह से आप देखते हो इंडिविजुअल्स में वेरिएशन आ जाती है। कोई कॉमन एंसेस्टर होगी स्पैरो जिसमें ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से मॉडिफिकेशन आई, और आप देखो इनमें कितनी वेरिएशन आ चुकी है। स्पेशली मैं यहां बीक साइज को हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। लास्ट में वही बातें हैं कंपैरिजन में, एक जगह पे आप देख रहे हो जेनेटिक डाइवर्सिटी आ रही है, दूसरी जगह वो ग्रोथ करवा रहा है। ये देखो जी, लास्ट हमारा एसएलओ जो है उसकी डिमांड हम अच्छे से पूरी कर चुके हैं, और मैंने आपको थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके डिटेल में चीजें समझाई हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, डायग्राम, सब कुछ। आपने लिंक में नीचे मौजूद वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बच्चों हम अपने बहुत ही अवेटेड चैप्टर 2 का आगाज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।